ये वाक्य, हाँ। यह वाक्य शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा व्यक्तित्व है। यह उस तरह का व्यक्तित्व है जो बिल चुकाने के लिए मेहनत करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरे पढ़े लिखे डैडी हर साल तनख्वाह बढ़ने की आशा लगाए रखते थे और हर साल उन्हें निराशा होती थी। इसलिए वे फिर से स्कूल जाकर और ज़्यादा योग्यताएं हासिल करते थे ताकि उन्हें एक और वेतन वृद्धि मिल सके। परंतु एक बार फिर उन्हें निराशा ही हाथ लगती है ला, हा, हाथ निराशा ही हाथ लगती थी। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, रोजमर्रा की यह गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? छोटे हैमस्टर की तरह लोगों को यह देखना चाहिए कि उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा क्या निकल रहा है, उनका भविष्य कैसा होगा। सिरिल ब्रिकफील्ड, द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड पीपल के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि प्राइवेट पेंशन की हालत बहुत खराब है। पहली बात तो यह है कि आज काम करने वालों में से 50% को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। इस बात से चिंता होनी चाहिए। और बाकी बचे 50% में से भी 75 से 80% लोगों को नाम मात्र की पेंशन मिलेगी, जो $55 या $150 या $300 प्रति माह होगी। अपनी पुस्तक द रिटायरमेंट मिथ में क्रेग एस कार्पेल लिखते हैं, मैं एक बड़ी राष्ट्रीय पेंशन सलाहकार फर्म के मुख्यालय में गया और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला, जिसकी विशेषज्ञता बढ़िया रिटायरमेंट योजना तैयार करने में थी। जब मैंने उससे पूछा कि छोटे ऑफिसों में काम करने वाले लोगों को पेंशन से कितनी आमदनी की उम्मीद करनी चाहिए, तो उसने विश्वास भरी मुस्कुराहट से कहा, सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट का क्या मतलब होता है? मैंने पूछा। थैंक यू किशोर जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत अच्छा है ना। तो ये सिल्वर बुलेट क्या है इसको समझते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अधिकतर लोग को रिटायरमेंट शायद 50% लोगों को मिलने वाली नहीं है पेंशन, और पेंशन जिनको मिलने वाली वो भी बहुत कम मिलने वाली है, 75 to 80% लोगों को, है ना। तो ऐसे मिथ में हम लोग रहते हैं। और सिल्वर बुलेट क्या है इसको जानने के लिए हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और मंगला जी से सुनते हैं। मंगला जी रीड कीजिएगा। Hello, good evening everyone. Thank you. गुड इवनिंग, थैंक यू। उसने अपने कंधे उचकाए। अगर बुजुर्गों को लगता है कि बुढ़ापे में उनके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो वे अपने आप को गोली मार सकते हैं। कार्पल इसके बाद पुराने रिटायरमेंट प्लान और ज्यादा खतरनाक नए 401 401 के प्लान में अंतर को स्पष्ट करते हैं। ज्यादातर काम करने वालों के लिए यह कोई सुखद तस्वीर नहीं है, और यह तो हुई रिटायरमेंट की बात। जब इस तस्वीर में मेडिकल फीस और दीर्घकालीन नर्सिंग होम सुविधा को जोड़ा जाता है, तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। उनकी 1995 की पुस्तक में वे बताते हैं कि नर्सिंग होम की फीस $30,000 प्रति वर्ष से $1,25,000 प्रति वर्ष है। वे अपने इलाके के साफ सुथरे परंतु साधारण नर्सिंग होम में गए और उन्होंने 1995 में कीमत को $88,000 पाया। आज भी समाजवादी चिकित्सा वाले देशों में कई अस्पतालों में कई कड़े फैसले लेने होते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे यह फैसले विशुद्ध रूप से इस आधार पर लेते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितने वृद्ध है। अगर मरीज वृद्ध है, तो वे अक्सर मेडिकल केयर को अपेक्षाकृत युवा व्यक्ति को दे देते हैं। बूढ़ा गरीब मरीज लाइन में सबसे पीछे खड़ा रहता है। तो जिस तरह अमीर लोग बेहतर शिक्षा हासिल कर सकते हैं, उसी तरह अमीर लोग अपने आप को जिंदा भी रख सकते हैं, जबकि जिनके पास दौलत नहीं है वे मर जाएंगे। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि क्या कर्मचारी भविष्य में देख पा रहे हैं, या उनकी भविष्य दृष्टि केवल उनकी अगली तनख्वाह तक ही जाती है, और वे अपने आप से कभी दूरगामी भविष्य के बारे में सवाल ही नहीं करते। जब मैं ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वाले वयस्कों के सामने बोलता हूँ, तो मैं हमेशा एक ही चीज की सलाह देता हूँ। मैं यह सुझाव देता हूँ कि वे अपने जीवन के बारे में लंबा दृष्टिकोण रखें, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो हालांकि महत्वपूर्ण है। मैं सुझाव देता हूँ कि वे एक और काम करने लगे जो उन्हें एक और दक्षता सिखाते। अगर वे सेल्स तकनीकें सीखना चाहते हैं,
तो अक्सर मैं उनसे किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शामिल हो जाने के लिए कहता हूँ, जिसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है। इनमें से कुछ कंपनियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत बढ़िया होते हैं, जो लोगों के मन से झिझक और असफलता का डर निकाल देते हैं, जो लोगों के असफल होने का मुख्य कारण होते हैं। लंबे समय से शिक्षा धन से ज्यादा मूल्यवान है। बहुत अच्छा मंगला जी। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग किया है ना। सो यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो उन्होंने बताया कि क्यों वो कहते हैं कि है ना हमारे पास में एक और इनकम का सोर्स होना चाहिए। ठीक है, और जब बारी आती है कि किसको बचाना है ना, तो जो इसके पास पैसे होते हैं, तो आप समझ लो कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इसको, मैं ऐसा कहता हूँ कि इसको तो सलमान खान जी ने प्रूफ भी किया है ना, कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो ना तो वैसे भी 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इवन आपको जेल जाने की भी जरूरत नहीं होती, सबको पता होगा शायद। ये सही बात है। जो पैसेज मैंने पढ़ा ना, उसमें मतलब दिल दहला देने वाली एक बात है, जो कि मतलब हम लोग जो ग्रुप में अभी रीडिंग कर रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं ये बुक, हम लोग बहुत ही क्या बोलते हैं, लकी है कि ये चीज हम लोग आज जान पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग यंग है, तो हम लोग क्या कहते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि एक इनकम सोर्स हमारा बढ़ाना है, इनकम बढ़ानी है। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही लकी है। यस यस। सो मंगला जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा रीडिंग किया है मंगला जी ने। ठीक है। और सेलिंग स्किल के बारे में यहाँ पे वापस बात किया है कि सेलिंग स्किल बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, और क्योंकि एक झिझक होती है कि मैं कैसे करूं, तो वहां पे है ना लोगों को थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उस पर सभी लोग ध्यान दीजिए कि कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी आज हम लोग गजेंद्र जी से सुनते हैं। गजेंद्र जी, रीड करेंगे आप? जब मैं यह सुझाव देता हूँ तो अक्सर लोगों की प्रतिक्रिया होती है, पर इसमें बहुत झंझट है, या मैं केवल वही करना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। इसमें बहुत झंझट है। मैं के जवाब में पूछता हूँ, यदि आप जिंदगी भर सिर्फ काम करते रहेंगे ताकि आपकी आय में से 50% आप सरकार को दे दें। दूसरे वक्तव्य में केवल यही कहना चाहता हूँ जिसमें मेरी रुचि है। मैं जवाब में कहता हूँ, मैं जिम जाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, परंतु मैं वहाँ इसलिए जाता हूँ ताकि ज़्यादा फिट हो सकूँ और ज़्यादा समय जिंदा रह सकूँ। दुर्भाग्य से उस पुरानी कहावत मैं को सच्चाई है। आप एक बूढ़े कुत्ते को नई चालबाजी नहीं सिखा सकते जब तक कोई आदमी बदलने के लिए तैयार ना हो। बदलना बहुत कठिन है, परंतु उन लोगों के लिए जो कुछ नई सीखने का विचार से प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरित हो सकते हैं और दोराहे पर खड़े हैं। मेरा सुझाव यही है, जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब जिम जाने के नाम पर कांप जाता हूँ, परंतु एक बार वहां पहुंच जाता हूँ और काम शुरू कर देता हूँ, तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूँ तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। अगर आप कुछ नया सीखने के लिए प्रति इच्छुक हो और इसके बजाय आप अपने नेत्र में बहुत विशेषज्ञता हासिल करने पर जोर देते हैं, तो यह सुनिश्चित कर लें कि जिस कंपनी के लिए आप काम करते रहें वह यूनियन हो लेबर विशेषज्ञों की रक्षा के लिए ही बनाई जाती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी जब गवर्नर की कपादृष्टि से दूर हो गए तो हवाई में टीचर्स यूनियन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनके द्वारा किया गया सबसे कठिन काम था। मेरे अम्मी डैडी ने दूसरी ओर जिंदगी भर यह कोशिश की कि उनकी कंपनियों में यूनियन ना बन पाए। वह सफल हुए, हालांकि यूनियन काफी करीबी आ गई थी, परंतु अमीर डैडी हमेशा उन्हें दूर रखने में कामयाब हो जाते थे। व्यक्तिगत रूप से
मैं किसी का पक्ष नहीं लेता, क्योंकि मुझे दोनों ही बातों में फायदे दिखाई देते हैं और उनकी जरूरत दिखती है। अगर आप स्कूल द्वारा सुझाए रास्ते पर चलते हैं, उच्च विशेषज्ञता हासिल करते हैं, तो फिर आप यूनियन की सुरक्षा में चले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने हवाई जहाज उड़ाने के कैरियर में गया होता, तो मैंने ऐसी कंपनी पसंद की होती जिसमें पायलट यूनियन बहुत गाढ़ी होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी केवल एक दक्षता को सीखने के लिए समर्पित होती, जिसका मूल्य केवल एक उद्योग में ही हो सकता था। अगर मुझे यह उद्योग से निकाल दिया गया होता, तो मेरे जीवन की दक्षताएं किसी दूसरे उद्योग में उतनी बहुमूल्य नहीं होती। अगर किसी वरिष्ठ पायलट को निकाल दिया जाए, जिसके पास हवाई उड़ान का 1 लाख घंटों का अनुभव हो, जो हर साल $1.5 लाख कमा रहा हो, उसे स्कूल टीचिंग में इतनी ज्यादा कमाई वाला बराबरी का काम ढूंढने में बहुत दिक्कतें आएंगी। दक्षताएं एवं एक उद्योग से दूसरे उद्योग में ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एयरलाइंस उद्योग में जिन दक्षताओं की जरूरत होती है, उसके लिए पायलटों को ज्यादा वेतन दिया जाता है। वे स्कूल सिस्टम में उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। बहुत अच्छा गजेंद्र जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा थैंक्स अ रीडिंग लॉट। किया और यहाँ पे बताया कि दोनों ही चीजें अच्छा है। अपने को कहाँ पे फिट होना है वो हमें देख लेना चाहिए, है ना। कहीं यूनियन में अगर जॉब ही करना है तो अच्छे यूनियन वाले इसमें चले जाएं। अगर खुद का बिजनेस करना है तो हमें देखना है कि कम से कम यूनियन बने, है ना। यस सर, यस सर, दोनों यस। चीजें बहुत थैंक यू, अच्छी, थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा है। गजेंद्र जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कौन है अभी। चलिए हम लोग श्वेता जी से सुनते हैं। श्वेता जी आज पढ़िएगा। हाँ जी। आज डॉक्टरों के लिए यह भी सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में इतने परिवर्तन हो रहे हैं। कई मेडिकल विशेषज्ञ मेडिकल संगठन जैसे HMO से जुड़ना पसंद करते हैं। स्कूल के शिक्षकों को यूनियन का सदस्य होना पड़ता है। आज अमेरिका में टीचर्स की यूनियन सबसे बड़ी और अमीर लेबर यूनियन है। ENA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपनी यूनियन की सुरक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि शिक्षा के बाहर उनकी दक्षताओं का मूल्य अपेक्षाकृत काफी कम होता है। तो नियम यह है, उच्च विशेषज्ञता हासिल करो और यूनियन बना लो। स्मार्ट लोग यही करते हैं। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ, आप में से कितने मैकडॉनल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, अगर आप में से ज्यादा बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडॉनल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडॉनल्ड बिजनेस सिस्टम्स में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसे कि मैं हवाई में मेरा एक दोस्त है जो एक महान कलाकार है। वह काफी पैसा कमा लेता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे बताया कि उसकी माँ ने अपने पुत्र के नाम पर $35,000 छोड़े हैं। यह रकम सरकार और वकीलों द्वारा अपना हिस्सा लेने के बाद बची थी। तत्काल उसने इन पैसों से विज्ञापन करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का सोचा। 2 महीने बाद उसका पहला पूरा पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, जिसके पाठक बहुत अमीर लोग थे। पेज का रंगीन विज्ञापन एक महंगी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे विज्ञापन में प्रत्युत्तर में कोई जवाब नहीं मिला।
और उसकी सारी पूंजी इस विज्ञापन में खत्म हो गई। अब वह पत्रिका पर दावा ठोकना चाहता है। बहुत अच्छा श्वेता जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसको रीड किया है ना, कि सिस्टम होना क्यों जरूरी है। हम में मतलब हैमबर्गर क्या, एक वड़ा पाव है ना, आलू बोंडा है, जो भी आप उसको बोलो, और शायद उससे बढ़िया कई लोग बनाते होंगे, लेकिन उसके पास एक बढ़िया सा सिस्टम है और इसलिए वो बहुत सक्सेसफुल है। सो हमारे को भी ऐसे सिस्टम्स के साथ जुड़ना और ऐसे सिस्टम्स बनाना हमें सीखना चाहिए अगर हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। तो श्वेता जी के लिए एक बार फिर से जबरदस्त तालियां, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मौका देते हैं हम लोग यहाँ पे आज। चलिए अजय जी से सुनते हैं। अजय जी रीड कीजिएगा। थैंक यू सर। यह एक ऐसे आदमी का सामान्य उदाहरण है जो एक बेहतरीन हैमबर्गर बना सकता है परंतु बिजनेस की बिल्कुल समझ नहीं रखता। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा तो उसने जवाब केवल यही था कि विज्ञापन करने वाले लोग धोखेबाज होते हैं। मैंने फिर उससे पूछा कि क्या वह सेल्स में या डायरेक्ट मार्केटिंग में कोई कोर्स करना चाहता है, तो उसका जवाब था मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभासंपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे लोग तो गरीब या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं, और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतरीन हैमबर्गर बनाने की दक्षता को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उस घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शायद मैकडॉनल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने, उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। गरीब डैडी चाहते थे कि मैं विशेषता हासिल करूं। उनका विचार था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मुझे ज्यादा वेतन मिलेगा। हालांकि उन्हें हवाई के गवर्नर ने साफ कह दिया था कि वे राज्य सरकार के लिए अब काम नहीं कर सकते। फिर भी मेरे पढ़े लिखे डैडी मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया करते थे। पढ़े लिखे डैडी ने टीचर्स यूनियन का संभाल लिया था और वे उच्च शिक्षित और निपुण प्रोफेशनल के लिए और ज्यादा सुरक्षा और फायदों के लिए अभियान छेड़ रहे थे। हम में इस बात पर काफी बहस हुई, परंतु मैं जानता हूं कि वे इस बात पर कभी सहमत नहीं हुए कि ज्यादा विशेषज्ञता के कारण ही यूनियन के संरक्षण की जरूरत होती है। यह कभी नहीं समझ पाए कि आप जितनी ज्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं उतने ही ज्यादा आप जाल में फंस जाते हैं और आप अपनी विशेषज्ञता पर निर्भर होते जाते हैं। तो थैंक यू अजय जी, बहुत अच्छा रीड किया। और शायद कल हम इसी पे बात कर रहे थे, है ना, कि हमें एक ही चीज पे ना करके हमें मल्टीपल इस पे वो करना चाहिए, क्योंकि हम एक इसमें जब एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम उसी जाल में फंस जाते हैं, है ना। राइट सर। बिल्कुल। तो वी हैव अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, हमें कई चीजों पे करना चाहिए फोकस। तो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आगे का रीड करने के लिए हम लोग अमीर डैडी की सलाह किससे पढ़वा ले। प्रीति जी आप रीड कीजिएगा। थैंक यू सर। वेलकम। मेरे डैडी की सलाह यह थी कि माइक और मैं खुद विकास करें। कई कॉरपोरेशन यही कहते हैं। वे बिजनेस स्कूल के किसी युवा प्रतिभाशाली विद्यार्थी को चुन लेते हैं और फिर उस आदमी को इस तरह विकसित करते हैं ताकि एक दिन वह कंपनी की जिम्मेदारी संभाल सके। और यह प्रतिभाशाली युवा कर्मचारी किसी एक डिपार्टमेंट में विशेषज्ञ नहीं होते। वे बिजनेस सिस्टम के सभी पहलुओं की जानकारी लेने के लिए इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट तक काम करना सीखते हैं। अमीर लोग अक्सर अपने बच्चों या दूसरे के बच्चों को इसी तरह विकसित करते हैं। ऐसा करने से उनके बच्चों को बिजनेस की पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह समझ में आ जाती है और वे यह भी समझ जाते हैं कि किस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट में तालमेल होता है। दूसरे विश्व युद्ध की पीढ़ी में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना बुरा समझा
जाता था और आज इसे स्मार्ट समझा जाता है। क्योंकि लोग ज्यादा विशेषज्ञता हासिल करने के बजाय इस कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनी में जाना पसंद करेंगे। तो क्यों न कमाने के बजाय सीखने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। कम समय में हो सकता है कि आपकी आमदनी कम हो, परंतु लंबे समय में इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सफलता के लिए जिन मुख्य मैनेजमेंट दक्षताओं की जरूरत होती है वे है केशों का मैनेजमेंट, सिस्टम का मैनेजमेंट, आपके और आपके परिवार के साथ समय को मिलाकर लोगों का मैनेजमेंट। सबसे महत्वपूर्ण विशेषज्ञ दक्षताएं सेल्स और मार्केटिंग की समझ है। बिक्री की योग्यता ही व्यक्तिगत सफलता की आधारभूत कुशलता है। इसलिए आपको दूसरे आदमी के साथ संप्रेषण में कुशल होना चाहिए, चाहे वह कोई ग्राहक हो, कर्मचारी हो, बॉस हो, पत्नी हो या बच्चे हो। कम्युनिकेशन स्किल्स जैसे लिखना, बोलना और सौदेबाजी करना सफल जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यह एक ऐसी कला है जिस पर मैं लगातार मेहनत करता हूँ और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में भाग लेता हूँ या शैक्षणिक टेप खरीदता रहता हूँ। तो थैंक यू प्रीति जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। बहुत बढ़िया और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सीखने की बातें हैं। तो कुछ चीजों को हम देखें अगर यहाँ पे, तो उन्होंने बताया है कि क्यों है ना, हमारे को क्या क्या चीजों की पहले तो जरूरत है। 3 मैनेजमेंट चीजें हैं, जैसा कैश फ्लो का मैनेजमेंट, मतलब जिसके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। कैश फ्लो होता है कि कैसे जो फंड है उसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना। सिस्टम का मैनेजमेंट, सिस्टम मतलब टीम्स भी हो सकता है, तीसरा पीपल मैनेजमेंट भी बात किया हुआ है ना। और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो बोली थी कि अगर मान लो कि मैं सेल्स में केवल बहुत अच्छा हूँ, तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैक्स टू मैक्स देखूं तो क्या कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ सेल्स हेड तक पहुंच सकता हूँ, है ना। ठीक है, अगर मैं फाइनेंस में अच्छा हूँ तो मैं सीएफओ बन सकता हूँ। लेकिन सीईओ बनने के लिए, जैसे सुंदर पिचाई को हम देखें, सुंदर पिचाई इज सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो सीईओ बनना या मालिक बनने के लिए ऐसा नहीं कि मैं बोलूं भाई मेरे को केवल सेल्स पता है ना। अगर मुझे केवल सेल्स पता है तो फाइनेंस नहीं पता है, तो मेरे को कोई बेवकूफ बना सकता है। ओके, अगर मुझे फाइनेंस पता है लेकिन मुझे एचआर नहीं पता है, पीपल मैनेजमेंट नहीं पता है, तो मुझे, अगर मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता है तो मुझे तब भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमें ओवरऑल सब जगह पे है ना पता होना चाहिए। मास्टर भले ही ना हो किसी में, लेकिन हमें पता तो होना ही चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और साथ में इन्होंने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि सेलिंग स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लीडरशिप के लिए या आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हम लोग, जो लोग भी लर्न एकेडमी में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे बोलूंगा कि आप लोग इसको थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि शायद ये एक इनिशिएटिव वॉलेंटरी इनिशिएटिव है, लेकिन फिर भी मतलब मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि अगर 1 साल इस पे आप जम के काम करोगे ना, तो आप अपने में एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। क्योंकि हम यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि हम वो स्किल्स आप में है ना मिलके हम लोग एक दूसरे में वो करें। और एक बहुत खास बात जो इन्होंने लास्ट में कवर की है कि वो आज भी है ना कोर्सेस खरीदते हैं और टेप्स खरीदते हैं, है ना, और वहां से सीखते रहते हैं। तो हमेशा इनका लर्निंग चालू रहता है। और शायद और हम, एक बात बताई सर उन्होंने कि हाँ प्रीति जी, जैसे एक मतलब उन्होंने बताया ना कि पिछली पीढ़ी एक बिजनेस से दूसरी बिजनेस में या डिपार्टमेंट में जाती है तो बुरा माना जाता था और अभी स्मार्ट माना जाता है। ये भी उन्होंने बताया ना अभी मैंने जो एग्जैक्टली पढ़ा उसमें। एग्जैक्टली है ना। मतलब कि हमें अलग अलग सीखना चाहिए और ऐसा नहीं कि एक ही बिजनेस करना चाहिए, एक ही इसमें जुट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रीति जी के लिए जबरदस्त तालियां, बहुत अच्छा रीड किया। और अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे विपिन जी आप रीड कीजिएगा। हेलो। हाँ विपिन, रीड कीजिएगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है भैया? आ रही है, आ रही है।
बाबू मुशाय, Okay. आपकी आवाज आ रही है हमारे पास। ओके, थैंक यू भैया। जैसा कि मैंने बताया, मेरे पढ़े लिखे डैडी ने जितनी ज्यादा मेहनत की वे उतने ही ज्यादा काबिल बने। उन्होंने जितनी ज्यादा विशेषता हासिल की वे जितने ही ज्यादा फसलते चले गए। हालांकि उन्हें तनख्वाह बढ़ी, परंतु उनके विकल्प कम होते चले गए। जब उन्हें सरकारी नौकरी से हटा दिया गया, तब उन्हें पता चला कि व्यवसाय की दृष्टि से कितने जोखिम में थे। यह तो उसी तरह का मामला हो गया जैसे प्रोफेशनल एथलीट को अचानक चोट लग जाए या वह खेलने के लिए ज्यादा बूढ़ा हो जाए। उनकी ऊंची तनख्वाह वाली स्थिति चली जाती है और वे अपनी सीमित दक्षताओं के सहारे जीवन यापन करते हैं। मैं सोचता हूँ कि इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी बाद में यूनियनों के इतने समर्थ बन गए थे। उन्हें यह महसूस कर लिया था कि यूनियन ने उन्हें कितना ज्यादा फायदा दिलाया होता। अमीर डैडी माइक और मुझे सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वे हमें ऐसे लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे जो हमसे ज्यादा स्मार्ट होते थे, और वे हमसे यह भी चाहते थे कि हम स्मार्ट लोगों से एक टीम के रूप में काम कराएं। आज इसे व्यावसायिक विशेषज्ञताओं का समन्वय कहा जाएगा। आज मैं भूतपूर्व स्कूल टीचर में से मिलता हूँ जो हर साल लाखों डॉलर कमा रहे हैं। वे इतना ज्यादा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र की विशेषज्ञ दक्षताओं के अलावा भी दक्षताएं हैं। वे सिखा भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बिक्री और मार्केटिंग की दक्षताएं ज्यादातर लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि इनमें नकारे जाने का या अस्वीकार किए जाने का डर होता है। आप संप्रेषण, सौदेबाजी और अपने नकारे जाने के डर का सामना करने में जितने बेहतर होंगे, आपके लिए जिंदगी उतनी ही आसान होगी। जिस तरह मैंने अखबार की लेखिका को सलाह दी थी कि जो बेस्ट सेलिंग लेखिका बनना चाहती थी, मैं हर किसी को वही सलाह देना चाहूंगा। तकनीकी रूप से विशेषज्ञताएं हासिल करने के कुछ मजबूत पहलू होते हैं और कमजोर पहलू होते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जीनियस हैं, परंतु वे दूसरे लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बात नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप उनकी आमदनी बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वे 1 साल तक बिक्री की कला सीख ले, चाहे वे कुछ भी न कमाए, परंतु उनकी कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाएगी और वह अनमोल है। बहुत अच्छा विपिन जी, बहुत अच्छा आपने रीड किया। थैंक यू भैया। और कुछ खास बातें जो यहाँ पे थी कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला है कि आप सेलिंग स्किल सीख ले, कम्युनिकेशन स्किल तो अपने आप है ना सुधर जाएगी। तो बहुत अच्छा इसके साथ में कवर किया था, है ना। और एक और पॉइंट, हाँ जी, कम्युनिकेशन स्किल क्यों जरूरी है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है कि क्यों हमको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है तो क्या करेंगे। और अगर हम एक ही स्किल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो अगर वो मान लीजिए कि मैं बहुत अच्छा सर्जन हूँ, मैं हार्ट सर्जन हूँ, और अगर मेरा है ना उंगली कट जाता है और मैं बोलता हूँ कि चलिए कोई बात नहीं, है ना, अभी सुखदेव जी मेरी जगह ऑपरेशन करेंगे, मैं बाजू में खड़ा रहूंगा। कितने लोग हैं जो आएंगे और बोलेंगे चलो चलो वहां करवा लेते हैं, कुमार के बाजू में खड़ा शायद आप में से कोई भी नहीं आएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए हमें कभी भी एक स्किल के पीछे वो नहीं करना चाहिए और मल्टीपल स्किल्स को हमें डेवलप करना चाहिए। और ये बार बार आ रहा है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे माइंडसेट को भी ये चेंज करेगा। हमारे माइंडसेट में बहुत बार हमें बोला जाता है फोकस एक ही वो करो, है ना, लेकिन जब आप एक्सपर्ट्स लोगों के सुनोगे और सुपर एक्सपर्ट के सुनोगे तो वो आप हमेशा यही सलाह देंगे आपको कि मूव ऑन। और
एक पे नहीं करो, आप अनलिमिटेड वो करते जाओ, है ना। तो सर इसमें एक और अच्छी बहुत बात पॉइंट बताई। और पॉइंट था। हाँ बोलिए यहाँ ना। पे उन्होंने एक हेलो हाँ विपिन बोलिए। यहाँ पे एक अच्छा और पॉइंट था कि उन्होंने बोला था कि जो बहुत से लोग होते हैं जो सेलिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी को भी सिखा भी सकते हैं और खुद बेच भी सकते हैं और खुद मार्केटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन उन सब चीजों में लोगों में ना एक चीज बहुत कॉमन होती है कि वो एक्सेप्ट और अनएक्सेप्ट को से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। वो दिल जले बन के नहीं रहते, है ना। वो कहते हैं तू Yes. नहीं कोई और सही। Yes. तो चलिए Yes. आज की लास्ट रीडिंग के लिए हम लोग, है ना, बहुत सिंपल दीदी से सुनते हैं कुछ, है ना। सिंपल दीदी, थैंक यू। वेलकम। ये अच्छे सीखने वाले यहाँ से स्टार्ट होगा। हाँ जी, अच्छे सीखने वाले। ओके। अच्छे सीखने वाले, बेचने वाले और मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे विद्यार्थी होने की भी ज़रूरत है। दरअसल गरीब होने के लिए आप में लेने के साथ ही देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। आर्थिक या प्रोफेशनल संघर्ष के मामलों में देने और लेने में बहुधा कमी देखी गई है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ इसलिए गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे विद्यार्थी हैं न ही अच्छे शिक्षक हैं। मेरे दोनों डैडी उदार थे। दोनों ने पहले देने के सिद्धांत का पालन किया था। शिक्षा देना उनके लिए देने का एक प्रकार था। जितना ज़्यादा उन्होंने दिया उतना ही उन्हें मिला। पैसे देने के मामले में ज़रूर उन दोनों में अंतर था। मेरे अमीर डैडी ने बहुत सा पैसा दान दिया। उन्होंने अपने चर्च को दान दिया, समाजसेवी संस्थाओं को दान दिया और अपने फाउंडेशन को दान दिया। वे जानते थे कि पैसा हासिल करने के लिए पैसा देना होता है। पैसा देना ज़्यादातर अमीर परिवारों का रहस्य है। इसलिए रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संगठन काम कर रहे हैं। ये संगठन उनकी संपत्ति को लेते हैं, उसे बढ़ाते हैं और लगातार देते रहते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी हमेशा कहा करते थे, जब मेरे पास अतिरिक्त पैसा होगा, मैं उसे दान में दूंगा। समस्या यह थी कि उनके पास कभी अतिरिक्त पैसा नहीं आया। इसलिए वे ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा मेहनत करते रहे और पैसे के सबसे महत्वपूर्ण नियम को भूल गए। दो और आपको मिल जाएगा। इसके बजाय ये यकीन करते रहे, लो और फिर दो। निष्कर्ष में यही कहना चाहता हूँ कि मुझ पर दोनों ही डैडियों की छाप है। मेरा एक हिस्सा कट्टर पूंजीपति का है और जो पैसे से पैसा कमाने के खेल से प्रेम करता है। मेरा दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक का है, जो गरीबों और अमीरों के बीच बढ़ती आर्थिक खाई से बहुत ज़्यादा चिंतित है। मैं इस बढ़ती हुई खाई के लिए मूल रूप से दकियानूसी शिक्षा तंत्र को जिम्मेदार मानता हूँ। थैंक यू सिंपल दीदी, बहुत अच्छा रीडिंग, है ना। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में सिंपली? आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसका जिस्ट, जैसे इसने बताया आई गेस कि सिर्फ लेना ही नहीं, देने पर भी फोकस है। जितना आप देंगे उतना आपको मिलेगा। तो उन्होंने कंपेयर किया है दोनों डैडी के बीच में और बोला है कि देने का भी बहुत महत्व है। जितना आप दोगे तो उतना आपको भी मिलता है। एंड इसीलिए उन्होंने बताया एग्जाम्पल कुछ फाउंडेशन जो काम करते हैं, जो दूसरों को देने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए काम करते हैं। सो हाउ दे आर प्रोग्रेसिंग, ऐसे होता है। बिल्कुल सर मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल हर्षद जी बोलिए। और पहले सिंपल जी के लिए बहुत जबरदस्त तालियां हो जाए, है ना। बहुत बढ़िया बता रहे हैं। और हाँ हर्षद, अभी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वो जो आपने बोला था ना पहले कि एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मतलब हर एक फील्ड में ट्राई करना चाहिए। तो रतन टाटा जी देखो, उन्होंने प्लेन उड़ाना सीख लिया, ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर है। हर जगह पे मतलब वो ट्राई करते रहते, उनके स्किल से बड़े। वैसे ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, वो बेस्ट बॉडी बिल्डर थे, फिर एक्टिंग में करियर किया, बाद में गवर्नर बन गए कैलिफोर्निया के। तो बहुत से सक्सेसफुल पीपल
बहुत सी जगह में एक्सपर्ट होने की कोशिश करते हैं। तो और दूसरा जो आपने वो देने के बारे में मतलब हमने पढ़ा, तो एक्चुअली वो ऐसा रहता ही है कि हमारा जो वेल्थ है उसमें से 5% मंथली हमें डोनेट करना ही चाहिए। मतलब वेल्थ मैनेजमेंट में वो है, तुम जब तक दोगे नहीं दूसरे को, वो फिर से तुम्हें वो लौट के नहीं आएगा। तो वो 5% ऑफ एवरी मंथ्स मनी चैरिटी करना ही है। ऐसे बहुत सा मतलब बुक्स में भी लिखा है और बहुत से लोग करते भी है। और इसकी वजह से ही सोशल कॉज की वजह से ही वो बहुत सी चीजें बाउंस बैक होती है। अभी रिसेशन में रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ डोनेट किए डोनेशन किया। तो अभी ऐसा हो रहा है कि जो भी कभी टाटा की गाड़ी नहीं ले रहा था, वो अभी टाटा टाटा बोल के गाड़ियां लेने लगा है। और जो टाटा ट्रस्ट है वो 60% उसका इनकम सब डोनेट ही करते हैं। एग्जैक्टली। डोनेट ही करते। तो बहुत सी ऐसी है, मतलब उनकी चैरिटी इसके लिए रहती है कि वो उनका वेल्थ डोनेशन करने के लिए मतलब बनाया रहता है कि बहुत सा डोनेशन करते हैं। तो यही मुझे बताना था। बहुत थैंक यू। अच्छा सर, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया। और इवन अगर हम बीएसआर सर की स्टोरी सुने तो बताते हैं कई बार कि जब वो 2017-18 में काफी मतलब फाइनेंशियली वीक हो रहे थे, तो उनके गुरु ने उनको सबसे पहले बोला कि पहले तुम देना शुरू कर दो, है ना। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग बीएसआर से सब लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं बार बार उनके भी चीजों को लेके आ जाता हूँ, है ना। तो हमें देना शुरू करना चाहिए। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे शुरू करें, तो कर दो। अभी तो यस सर, नया यस सर, इनिशिएटिव भी ले लिया उन्होंने, है ना, यस 360 यस। का। तो सब लोग जुड़े और कुछ देना शुरू करें, है ना। पाना तो सबके घर पे होगा है ना। तो पाना चाहते तो देना में आना चाहिए। नहीं सर, वो एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट में है ही है एक्चुअली। द सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड बुक है। तो उसमें बहुत से लोगों ने ऐसे बताया कि आपका जो इनकम है उसमें से कितना परसेंट आपको डोनेट करना है, कितना सेल्फ स्टडी के लिए यूज करना है, कितना सेविंग करना है। वो बिल्कुल अभी बहुत को तो पता है 50-30-20 रूल्स वगैरह। पर फिर भी वो डिटेल में ये सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में बताया गया है। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। से जगह पे उसके तो एक बहुत ही एक्सप्लेन एक्सपर्ट किया। हमारे साथ ताराचंद जी जुड़े हुए हैं, है ना। यस यस यस। तो ताराचंद जी अगर कुछ उस पर प्रकाश डाले 2 मिनट। सर पूरा प्रकाश तो डल चुका है सर, अभी कुछ बचा ही नहीं है। कुछ सुन ही रहा हूँ सब। हाँ जी, हाँ जी। तो चलिए फिर हम लोग अपने अपनी कॉपी निकालते हैं, कल के कैलेंडर को लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और साथ में किसी की कुछ शेयरिंग हो, किसी का कुछ सवाल हो आज के टॉपिक को लेके, तो उसको भी ले लेते हैं। और कल क्या पढ़ने वाले हैं हम उसको भी जान लेते हैं। लेट मी शेयर स्क्रीन वंस अगेन। आज मैं करूंगी। आज हम लोग का कोच मेंटरशिप का प्रेजेंटेशन था, सर ने अप्रिशिएट भी किया और मतलब कहाँ इम्प्रोवाइज करना है वो भी बताया। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस विद सर कि उन्होंने डायरेक्ट मतलब वीडियो के ऊपर में कमेंट बताया कि कैसे हमको स्पीच डिलीवर करनी है। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस विद सर। तो अच्छा लगा थोड़ा सा, आज थोड़ा ऐसे मोटिवेशन मिला थोड़ा। चलो ग्रेट, वंडरफुल। तो देवांशु जी के लिए जबरदस्त तालियां। और आई वेरी थिंक गुड। देवांशु जी आप उनमें से कुछ जय लोगों हो ने जय हो जय हो जय हो। वीडियो बनाए है ना। हाँ 5-7 लोगों ने वीडियो बनाए, उनमें से आप हो, है ना? हाँ, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कोई और ही आया, लेकिन सर ने मतलब अप्रिशिएट किया, बोला मतलब ओवरऑल अच्छा है और बताया कि कहाँ पर इम्प्रोवाइज करना है, कहाँ पर। बट अप्रिशिएट किया सर ने कि नहीं, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से 5 या 7 लोगों ने वीडियो बनाया, उनमें से आप भी थे, है ना। हाँ तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम एक्शन ले रहे हैं, है ना। और जी, भगवत गीता में भी तो यही कहा है ना कि कर्म करो फल की चिंता मत बल्कि करो। मतलब हाँ ये कि आप रेगुलर करते रहो अपने काम को। तो देवांशु जी के लिए इसके लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए, है ना। पहला, थैंक यू। दूसरा, तीसरा तो ये नंबर है और कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या हमने हमारा काम किया। और मेरे ख्याल से कितने लोग होंगे कोच मेंटरशिप प्रोग्राम में, सिंपल दीदी को शायद ज्यादा अच्छा पता होगा, है ना। लेकिन उसमें 77 आज तो 69 लोग ज्वाइन किए थे। हाँ, आज 69 लोग किए थे, बट मैंने अराउंड 150 लोगों से बात किया पिछले अच्छा, एक हफ्ते से। आई बीन टॉकिंग टू एवरीबडी। तो बिल्कुल। 150 लोगों से ज्यादा मैंने बात किया लोगों से। पर्सनली आई कॉल्ड एवरीबडी। तो संडे था ना, कल संडे को वी हैड 80 पीपल, बट हम्म। आज आई थिंक तो आज 70 लोग थे। सो तो सिंपल दीदी ने मेरे इतना 7 मेहनत लोगों किया ने है।
अरे बिकॉज मेरा यही है कि वॉट एवर हैज टू बी डन, मतलब आप मुझे ऐसा लगता है कि एक काम करो या 2 काम करो, जो भी काम करें कंप्लीट करें उसको। मेरे हिसाब से कंप्लीशन इम्पोर्टेंट है फॉर मी ऑल्सो। या श्योर। या सो वीडियो के लिए कल बोला था उन्होंने, तो 5 आई थिंक 7 पीपल वर देयर, आउट ऑफ दैट 70 पीपल हु अटेंडेड 7 पीपल सेंट। तो इंडिया में है ना, मैं आज किसी से बात कर रहा था कि पैरेटो रूल भी हाफ काम करता है, मतलब 80-20 का रेशियो भी है ना, वो करने के बाद में हाफ कर देने का, उतना ही काम करता है इंडिया में, है ना। या तो इसीलिए आई ऑल्सो फील कि जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो रहता है, बट पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। और अपने हमारे ग्रुप से लाइक देवांशु, सुप्रिया, माई सेल्फ, हम 3 थे, तो आई एम प्राउड ऑफ दैट वी डिड दैट। ग्रेट, वंडरफुल। सबके पास कंस्ट्रेंट रहते, सबके पास बहुत चैलेंजेस रहती, बट व्हेन वी टेक एक्शन आई थिंक सो दैट इज फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। Congratulations, Simple Man. And out of 70, only 10% people has take the action. So that 10% is already way ahead of 90 people. Yeah. 90%. सर को तो बहुत एक्सपेक्टेशन है, सिंपल मैम से, सुप्रिया मैम से बहुत एक्सपेक्टेशन है। सर ने बोला कि मुझे 100% चाहिए। Actually first I think so he would have seen my video also first time. So फॉर श्योर आप तीनों बहुत ही बढ़िया करने वाले हो, है ना। थैंक यू। थैंक यू। क्योंकि अगर एक्शन ले रहे हैं ना तो ये बहुत आगे जाता है। जबरदस्त। बिल्कुल।